बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं कोकब। आज की स्टोरी का नाम कुछ असूल इस दुनिया के भी। अरे नन्ही, ये देखो, तुमने मेरी कमीज कितनी ढीली सी दी है, और इधर कांधे के पास से भी देखो कितनी लटकी हुई लग रही है। मरियम ने अपने कपड़े नन्ही के सामने फैलाते हुए एतराज़ पेश किया, जिसके जवाब में नन्ही ने घूर कर मरियम के सरापे पे नाकदाना नजर डाली। अरे नहीं नहीं नन्ही, अब मैं इतनी भी मोटी नहीं हूँ कि तुम मेरी कमीज की जगह ये थैला सी कर दे दो। मरियम फौरन अपने फैले हुए मोटे ताजे वजूद से नजरें चुरा कर अपनी सफाई पेश करने लगी। ये बात जाकर अपनी माँ को समझाओ, जिसने तुम्हारा नाप देते वक्त खुद कहा था कि इस नाप वाली कमीज से 2 इंच ढीली सीना। नन्ही से मजीद खामोश न रहा गया। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोली, बस नन्ही, गलती हो गई मुझसे जो अपने कपड़े अपनी मम्मा के हाथ तुम्हारे पास भेज दिए। अब तुम उनको ठीक कर दो। बेशक तुम इस सूट के थोड़े ज़्यादा पैसे ले लेना। मरियम जानती थी गलती खुद उसकी अपनी है, इसलिए नन्ही का मिजाज भांपते हुए फौरन सुलहजू अंदाज में तजवीज़ पेश की। अच्छा ठीक है, मैं फिटिंग कर दूंगी। अब जाओ, शाम 4 या 5 बजे तक ले जाना। नन्ही जानती थी कि जब पैसे लेकर किसी का कोई काम किया जाता है तो फिर उसके नखरे भी सहने पड़ते हैं, इसलिए अब मरियम को मजीद अकड़ दिखाने के बजाय उसका काम हो जाने का इशारा देकर बाहर दरवाजे का रास्ता दिखाया। अब नन्ही को मरियम के कपड़ों से ज़्यादा इस घर में शुरू होने वाली नसीहतों की फिक्र थी, जो उसे अब कई घंटे बर्दाश्त करनी थी। और वही हुआ। जैसे ही मरियम के जाने के बाद वो दरवाज़ा बंद करके वापस पलटी, 2 तंज भरी नज़रें उसकी मुंतज़िर थीं, जिन्होंने अब रात तक उसका मूड ख़राब रखना था। मैंने कितनी बार समझाया है नन्ही, जब भी किसी के कपड़े सीती है अच्छी तरह नाप लेने के बाद सिया कर। अब अच्छा लगता है क्या रोज़ कोई ना कोई अपने कपड़े शिकायत के साथ वापस लेकर आ जाता है, जिसे ठीक करने में तुम्हारा सारा टाइम भी ज़ाया होता है और मेहनत भी डबल करनी पड़ती है। अब देखो तुमने मरियम की कमीज़ कितनी ढीली सी दी है। ठीक है वो थोड़ी मोटी है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जो इंसान 22 इंच की कमीज़ में पूरा आ सकता है उसके लिए 25 इंच की कमीज़। बस कर दो अम्मा, अभी वो मरियम मेरा दिमाग चाट कर गई है, अब आप मत शुरू हो जाओ। उसकी माँ नाप देते वक्त खुद कह कर गई थी कि मैं मरियम के दिन ब दिन फैलते हुए वजूद से फिक्रमंद हूँ। तुम इस नाप वाली कमीज से थोड़ी खुली सी देना ताकि वो एक सीज़न तो आराम से पहन सके। नन्ही झुंझुलाते हुए असल वजह माँ को समझाने लगी। देखो नन्ही, तुम इतने सारे कपड़े सिलाई करती हो, तुम्हें अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मरियम जैसी फैशनेबल लड़कियां खुले कपड़े पहनना पसंद नहीं करती। कोई कुछ भी कहे, तुम जिसके कपड़े सीती करती हो उसी के मिजाज के मुताबिक सिया करो। नन्ही अभी माँ को ही बामुश्किल कायल कर सकी थी कि अंदर से तारा एक और लेक्चर झाड़ती हुई आन पहुंची, जो आज इतवार की छुट्टी होने की वजह से घर पर ही थी। उफ, एक तो मैं अपनी माँ की इस पढ़ी लिखी बेटी से बहुत तंग हूँ। अब इनको कौन समझाए कि जब उसकी माँ नाप देते वक्त खुद ढीली सीने का कह गई थी तो फिर मैं कैसे तंग सी सकती थी। अब अगर मैं तंग सी देती तो भी इन माँ बेटी ने किसी और अंदाज में लेक्चर झाड़ना था कि जी तुमने हमारी बात पे अमल क्यों ना किया। जैसे ही तारा नसीहत करती हुई नन्ही के पास आकर बैठी, नन्ही फौरन बुड़बुड़ाती हुई वहां से उठकर अंदर चली गई। देख तो बहन कैसी थकी हारी घर लौटी है। नन्ही बरामदे में बैठी कपड़े सिलाई कर रही थी जब माँ की आवाज़ उसके कानों से टकराई, जो काफ़ी देर से तारा के इंतज़ार में गेट के चक्कर लगा लगा कर हलकान हो रही थी। नन्ही का ध्यान भी सिलाई से ज़्यादा माँ की तरफ ही था। वो जानती थी अब रात को माँ की दुखती हुई टांगें भी उसी को दबानी थी। नन्ही पानी पिलाने के बाद गर्मा गर्म चाय भी बना देना। सच आज तो ऑफिस में बहुत काम था, सर दर्द से फटने वाला है। तारा कमरे में जाने के लिए बरामदे से गुजरते गुजरते एक और हुक्म जारी कर गई। नन्ही ने बेजारी से नजरें उठाकर देखा जहां माँ बेटी आगे पीछे कमरे में दाखिल हो रही थी। क्या मुसीबत है, अम्मा को भी बस अपनी ये एक ही बेटी नजर आती है। अपनी इस पढ़ी लिखी बेटी को तो कभी नहीं कहा कि उठ तारा, बहन को चाय पानी पिला दे। कितनी देर से ये मशीन पे कपड़े सिलाई कर रही है, उसकी कमर अकड़ गई होगी।
लेकिन ना जी, उनको मेरी फिक्र क्यों होने लगी। मैं कौन सा तारा की तरह हर माह तनख्वाह की रकम उनके हाथ पे ला कर रख सकती हूँ। वो क्यों मेरी फिक्र करेंगी। नन्ही ये सब अपनी माँ को नहीं कह सकती थी और ना ही माँ की नाफरमानी करने का सोच सकती थी। बस दिल ही दिल में कलस्ती किचन का रुख कर चुकी थी। ये कौन सा वक्त है तुम्हारा नाश्ता करने का। देखो तो कितने घंटे हो गए हैं तारा को दफ्तर गए हुए, और भाई भी सुबह 8 बजे का स्कूल गया हुआ है, और एक तुम हो जो 12 बजे तक पड़ी सोती रही हो। नफीसा बेगम बरामदे में बैठी सब्जी काटते हुए नन्ही को समझाते हुए बोली, जो उनके सामने बैठी नाश्ता कर रही थी। बस कर दो माँ, अब सुबह सुबह मेरा मूड मत खराब करो। मेरे पास भी ये चंद दिन ही रह गए हैं, फिर मैं भी उठ जाया करूँगी आपकी इस लाडली तारा की तरह। वैसे भी आज मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, तंग मत करो मुझे अपने ये लेक्चर सुना के। नन्ही अपने नाश्ते के बर्तन उठाते हुए टिंग कर बोली। नन्ही इधर आओ बेटा, मेरी बात सुनो। वो जैसे ही बर्तन धोने के बाद किचन से निकली, नफीसा बेगम ने कुछ सोचते हुए उसे अपने पास बुलाया। जी बोले अम्मा, क्या बात है। माँ को संजीदा देखकर मूड खराब होने के बावजूद खामोशी से उनके पास आ बैठी। बेटा, सुबह तारा कह कर गई थी कि आज दफ्तर से तनख्वाह मिलनी है, तो वो दफ्तर से वापसी पे अपनी वहीं की किसी सहेली के साथ कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए बाजार जाएगी। उफ अम्मा, आपने मुझे ये बताने के लिए बुलाया है। अभी मैंने आपको बताया भी है कि मुझे बहुत ज़्यादा काम करना है आज। कुछ शादी के ज़रूरी कपड़े सीने हैं मैंने। नफीसा बेगम सांस लेने के लिए रुकी ही थी कि नन्ही उनकी बात काटते हुए दरमियान में ही बोल पड़ी। नन्ही, मैं तुमसे ये कह रही थी कि वो तुम्हारे लिए कुछ लेकर आए या ना लेकर आए, तुम अपना दिल बुरा मत करना। देखो, वो दफ्तर में पूरा पूरा दिन इतनी मेहनत करती है, जो भी तनख्वाह मिलती है वो लाकर मेरे हाथ पर रख देती है। घर का आधा खर्चा उसी की तनख्वाह से पूरा होता है, वरना तुम्हारे अब्बा की पेंशन में भला इस घर का खर्चा कहाँ पूरा होना था। नफीसा बेगम ने अपनी बात दोबारा वहीं से जोड़ी जहाँ से दरमियान में नन्ही बोल पड़ी थी। अम्मा, आप जानती हो आपकी ये नन्ही बहुत निकम्मी और बेवकूफ़ सही, पर इस मामले में आपको तंग नहीं करती। मैंने तो अब्बा के बाद से फरमाइशें भी करना छोड़ दी हैं। जब मैं इस घर में कोई चीज़ लेकर नहीं आ सकती तो फिर आपका ये खदशा कैसा कि मैं इस घर में आई हुई किसी चीज़ पे एतराज़ करूँगी। माँ के आंसू पोंछते हुए नन्ही धीमी आवाज़ में बोली थी। मैं जानती हूँ बेटा, मेरी ये नन्ही इस मामले में मुझे कभी तंग नहीं करती, पर बेटा मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी इस नन्ही को दिल ही दिल में अपनी माँ से बहुत सी शिकायतें हैं। अक्सर बेदहानी में तारा की फिक्र करते हुए मैं अपनी नन्ही को नज़रअंदाज कर जाती हूँ, पर बेटा एक माँ कभी अपने बच्चों में फ़र्क नहीं कर सकती, इसलिए तुम भी कभी ऐसा ख्याल अपने जहन में मत लाना। मैं कभी अपनी बेटियों के दरमियान फ़र्क नहीं कर सकती। नफीसा बेगम दोबारा बोली तो बेबसी उनके लहजे से बरसने लगी। अरे अम्मा, आप क्यों फिक्र करती हो। मैं जानती हूँ मेरी अम्मा मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं। माँ की शायद इन्हीं बातों का असर था कि शाम को जब तारा अपना कीमती नफीस सा सूट दिखाने के बाद लॉन का सस्ता सा सूट नन्ही को थमा कर अपना सूट जल्दी सी देने का आर्डर देकर हटी, तो वो खामोशी से वहाँ से उठकर तारा का सूट पानी में भिगोने के लिए चल दी। मेरे पास भी बस ये 2-3 साल ही रह गए हैं। पढ़ाई मुकम्मल करके मैं भी अच्छी सी नौकरी करूँगी, पर तारा की तरह ये नाइंसाफ़ी नहीं करूँगी। सब के लिए एक सी चीज़ लेकर आऊँगी। नन्ही गोया अपने आप से वादा करने लगी। आज सुबह से ही वो माँ की बातें सुनकर उदासी का शिकार हो गई थी। माँ को तो वो तसल्ली दे चुकी थी, पर आज टूट कर बाप की याद सता रही थी। माँ से चुपकर 2 बार कमरे में जाकर रो भी चुकी थी, पर उदासी थी कि छुटने का नाम ही नहीं ले रही थी। और आज बहन की इस हरकत से तो कुछ ज़्यादा ही दिल बर्दाश्त हो रही थी। 2 साल पहले अचानक दिल के दौरे की वजह से बाप की वफ़ात ने इन माँ बेटियों को मुआशी मुश्किलात का सामना करवाया था। तारा इन ही दिनों एमएससी का इम्तिहान देकर फारिग हुई थी। वो अभी रिज़ल्ट नहीं आया था, पर बेहतरीन एकेडमिक रिकॉर्ड ने एक प्राइवेट ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर की अच्छी सी पोस्ट पे नौकरी मिलने में मदद दे दी थी। नन्ही 3rd ईयर के पेपर देकर फ़िलहाल छुट्टियों की वजह से घर पर ही थी। मैट्रिक के बाद की छुट्टियों में शौकिया तौर पर सीखी गई सिलाई के उसके लिए काफ़ी मददगार साबित हुई थी। वो घर का खर्च चलाने में तो माँ का हाथ नहीं बटा पा रही थी।
पर कॉलेज की फीसें, किताबें और किराए वगैरह के लिए वो माँ के आगे हाथ नहीं फैलाती थी। और सबसे छोटा हमाद अभी मैट्रिक में ही था, जिसे तालीम हासिल करने के बाद नौकरी के लिए बाप की पोस्ट पर ही लगना था। माँ, मैं नन्ही के लिए ये यूनिफॉर्म का कपड़ा भी लेकर आई थी। तारा नफीसा बेगम को उनका और हमाद का सूट दिखाने के बाद एक शेपर माँ की तरफ बढ़ाते हुए बोली, असल में अम्मा, मुझे अपने लिए ये सूट पसंद आया था तो मैंने ले लिया, और जितने पैसों का मैंने अपना ये एक सूट लिया है, इतने ही पैसों में नन्ही के लिए ये 2 सूट ले लिए हैं। एक वो लॉन का जो उसको दे दिया है, और एक ये यूनिफॉर्म। पर अम्मा, आप अभी ये यूनिफॉर्म छुपा दो, कुछ दिनों में उसका कॉलेज खुलने वाला है, तब दे देना, वो बहुत खुश होगी। तारा चेहरे पे हल्की सी मुस्कान सजाए गोया माँ को वजाहत देने लगी। नफीसा बेगम तारा के सर पर हाथ फेरकर कपड़ों के शापर उठाकर अंदर रखने चल दी, पर यह सब देखने और सुनने के लिए नन्ही वहाँ मौजूद ना थी। वो तो कहीं और ही खोई हुई थी। पानी कब का टब को भरने के बाद नीचे गिरना शुरू हो गया था। ये क्या कर रही हो नन्ही? नफीसा बेगम तारा के साथ सेहन में बैठी बातें कर रही थी, जब उन्होंने बरामदे में मशीन के पास बैठी नन्ही को अजीबो गरीब शक्लें बनाकर किसी पुराने कपड़े की उधेड़ में मसरूफ देखकर सवाल किया, अम्मा, कल जब आप तारा के साथ खाला के घर गई थी ना, तब वो सामने वाली ताहिरा आंटी अपनी ये 2 पुरानी शलवारें देकर गई थी। कह रही थी कि ये शलवारें मुझे घेर के पास से तंग हो रही हैं, तुम इनकी बेल्ट उधेड़ कर घेर में डाल दो और ऊपर बेल्ट की जगह ये पुराना कपड़ा लगा दो ताकि नजर न आए। नन्ही मसरूफ से अंदाज में नजरें उठाए बगैर माँ को तफसीली जवाब देने लगी, क्योंकि जरा सी बेध्यानी से कपड़ा पुराना होने की वजह से सिलाई के पास से फट रहा था। नन्ही की बात सुनते ही नफीसा बेगम एक झटके में सेहन पार करके नन्ही के सर पर पहुंची और उससे वो कपड़े झपट कर एक तरफ फेंके। खबरदार, जो तुमने इन कपड़ों को हाथ में लगाया था। किसने कहा है तुम्हें ये सब करने के लिए? ज़रूरत क्या है तुम्हें ऐसा काम करने की? नफीसा बेगम हंसियानी अंदाज में नन्ही से सवाल करने लगी। नन्ही माँ की इस हालत से बेखबर घबराकर खड़ी हो गई और नासमझी के आलम में माँ का चेहरा तकने लगी। नफीसा बेगम अपने आप को संभालते हुए नन्ही को पकड़कर सहन में तारा के बराबर बिठाते हुए बोली, बेटा, कभी अपनी इज्जत नफ्स का सौदा मत करना। हर इंसान का एक मियार, एक इज्जत और मकाम होता है। तुम भी इस मियार से गिरकर कभी किसी का कोई ऐसा काम मत करना कि तुम अगली बार उस शख्स से नजरें मिलाने में किसी भी किस्म की झिझक महसूस करो। तुम उनके ये कपड़े वापस कर दो। उनको साफ साफ कह दो कि मैं पुराने कपड़े मरम्मत करने का काम नहीं करती, इज्जत से साफ सुथरा नया सूट सिलाई करती हूँ और उसी मेहनत के पैसे वसूल करती हूँ। जो कोई आपके पैसों से मरऊब हो, जाकर उसी से ये काम करवा लें। मुझे ऐसे पैसे की ज़रूरत ही नहीं है जिसमें कोई इज्जत ही ना हो। कल मैं घर पर नहीं थी, वरना मैं तुम्हें उनसे ये कपड़े लेने ही ना देती, इसी वक्त उनके मुंह पर मार देती। ऊंचा ऊंचा और मुसलसल बोलने की वजह से नफीसा बेगम का सांस फूलने लगा। तारा ने खामोशी से उठकर पानी का गिलास ला के माँ को थमाया। नन्ही, अम्मा ठीक कह रही हैं, तुम्हें उनसे ये कपड़े लेने ही नहीं चाहिए थे। सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज़ होती है। हम जानते हैं तुम अभी छोटी हो, तुम तो हमारी नन्ही हो। तुम्हें शायद अभी ये बातें समझ में ना आए, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ तुम्हें खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि तुम्हारी ये माँ और बहन क्यों तुम्हें हर वक्त टोकती रहती हैं। ये कहते हुए बहन को मोहब्बत से समझाते हुए तारा की आंखों में भी माँ की तरह बूंदें झिलमिलाने लगी। अपनी गलती समझ में आते ही नन्ही के जहन से झट से अपनी बहन के बारे में पिछले 2 सालों से छाई धुंध छट गई। पूरे 2 साल बाद उसको अपनी खोई हुई बहन वापस मिल गई थी, जिसने शायद बाप की वफात के बाद अपने ऊपर मसरूफियत का खौल चढ़ा लिया था और जिसको नन्ही कभी समझ ही नहीं पाई थी। नन्ही को आज अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक मिल चुका था। इस दुनिया में सर उठाकर चलने के लिए इंसान को खुद ही अपनी इज्जत नफ्स की हिफाजत करनी पड़ती है, और साथ ही ये कि खून के रिश्ते इतने भी कमज़ोर नहीं होते कि इंसान इन रिश्तों से ज़्यादा अरसा तक बदगुमान रह सके। बस इन रिश्तों को संभाल कर रखने का हुनर आना चाहिए। जहन में ये नई सोच आते ही नन्ही माँ और बहन के गले जा लगी, जहाँ नम आंखें मुस्कुराते होंठों के साथ उसी की मंजिल थी।